हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस इज आदिल रशीद एंड यू आर वाचिंग फटाफट क्लासेस। आज की जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आप टॉपिक का नाम देख सकते हो, पहले इसको तो आप छोड़ लीजिए, यहां पे आप देख लीजिए फिजिक्स नोट्स। ठीक है, हम आज से आपकी डिटेल्ड क्लासेस देने वाले हैं। डिटेल्ड लेक्चर्स में हम आज से आपका जो फिजिक्स है वो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, सर फिजिक्स तो बिल्कुल हमारे दिमाग में घुसती नहीं है, वह ऊपर से तो 15 to 20 क्वेश्चंस कंफर्म होने वाले हैं। ठीक है, 15 to 20 क्वेश्चंस कंफर्म आएंगे, उसमें से एट लीस्ट जो है 7 to 9 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके फिजिक्स सेक्शन से होंगे। तो अब सर कैसे याद करें, हमें तो फिजिक्स समझ नहीं आती है, सर प्लीज फिजिक्स पढ़ाओ। अरे यार मैंने तो ऑलरेडी आपके ऑब्जेक्टिव्स करवाए हैं सर, उससे भी नहीं समझ आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, तो इंपॉर्टेंट नोट्स आपके सामने लेकर आया हूं। तो एक बात कंफर्म है, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यह बात याद रखना, नोट करके रखो। मैं इस वक्त आपको यह बात मेरी आप नोट करके रखो, 100% गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूं कि इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस एक एक पॉइंट जो है ना, एक एक इसका पॉइंट वो आपको नोट करना है। और अब आप बोलोगे सर इसकी पीडीएफ दो, इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये मैंने पेड कोर्स वाले जो है ना हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है, जरा उनसे कोई इस वक्त कंपटीशन करे। ठीक है, उन्होंने ये नोट्स और सब ये जो है ना नोट्स ये उन्होंने पढ़े हैं, अच्छे से उन्होंने पढ़े हैं। तो अब मुझे लगता है आप में से उनके साथ कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकता है। हाँ होंगे कुछ, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे लगता है कोई नहीं कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बार रिवाइज भी किया, उन्होंने ये नोट्स जो है ना वर्ड बाय वर्ड उन्होंने ये याद किए हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको खुद ये नोट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नोट्स है ना ये परचेज करने पड़ते हैं। सो आपको मैं नहीं कहूंगा कि आप परचेज करो, अगर आप नोट करोगे ना कोई बात नहीं, आप आराम से ये इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात, दूसरी बात, जब हम 8:30 बजे कल लाइव आए थे ना, तो वहां पे क्या हुआ था, कुछ पंगा हुआ था उन स्टूडेंट्स को, फिर मैंने समझाया अच्छे से। वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपस में होता रहता है, लेकिन मुझे भी बहुत गुस्सा था उस वक्त। तो मैंने अमित सर को भी उस वक्त कॉल की थी कि मैं आप आज से इनको नहीं पढ़ाऊंगा। फिर अबू ने भी बोला और मम्मी ने भी बोला नहीं ऐसा मत करो, इनको पढ़ाओ, इनका एग्जाम होने वाला है। कोई बात नहीं, आज से आप में से कोई भी जो स्टूडेंट है वो चीटिंग वगैरह वो डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। जो भी डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करेगा उसको हम चैनल से बैन कर देंगे, अड़ा से भी और फटाफट क्लास से भी, ये बात याद रखना। ठीक है, उसको हमारे वीडियोस पर कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपने कल देखा होगा जिस वक्त हमने लाइव सेशन फिर एंड किया, एक डिसलाइक भी आई थी, किसी ने डिसलाइक भी किया। कोई बात नहीं, आप जितना चाहो उतना डिसलाइक्स आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है, जितना चाहो उतना डिसलाइक्स आप मुझे भेज सकते हो, लेकिन यहां पे अगर 5 ही बच्चे पढ़ेंगे ना, मुझे बोलेंगे सर मैं पढ़ूंगा, मैं उनके खातिर जान देने के लिए भी तैयार हूं। ठीक है, गलती होती रहती है, हर एक को मैं माफ कर देता हूं, हर एक को मैं माफ करता हूं। ठीक है, लेकिन फिर सुधर जाना चाहिए, फिर अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। ठीक है, अब सुधर जाओ। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा साइंस में से जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो आज से पढ़ेगा, आदिल सर के साथ पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे साइंस सेक्शन में वो उनका सॉल्यूशन वो आराम से कर पाएगा। ठीक है, उनका आंसर वो आराम से, करेक्ट आंसर जो है, राइट आंसर जो है आराम से चूज कर सकता है। तो चलिए हम आज फटाफट क्लासेस आपके लिए लाए हैं, फिजिक्स के नोट्स, और इनका हम रिवीजन भी करेंगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो आज से आपके हमारी चैनल पे आपको 3 क्लास मिलेंगे। एक आपका ये साइंस वाला आएगा, और दूसरा जो है वो करंट अफेयर की क्लास होगी, और तीसरी जो है वो हमारी 11 बजे क्या होती है, लाइव डिस्कशन होती है 11 बजे। ठीक है, 11 शाम के 11 बजे, रात के 11 बजे पे 11 PM पे क्या होती है, लाइव डिस्कशन होती है। उसमें हम एक दूसरे को क्वेश्चंस करते हैं, रिवीजन करते हैं। आज हम वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री का कर रहे हैं, और इसलिए मैं हर एक को बता रहा हूं, सभी बच्चे जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आज बीच में मैं कोई भी बात नहीं करूंगा, जो कुछ मुझे कहना था वो मैंने आपसे कह दिया। तो चलिए, यूनिट क्या होता है? शाबाश, यूनिट क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे यूनिट क्या होता है? शाबाश, देखिए, द चूजन स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड, कोई भी ऐसी चीज
जिससे आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हो। फिजिकल क्वांटिटी मतलब यही टाइम, ठीक है, वेट, फोर्स वगैरह, ये सारी चीजें, इनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। या आपका मास आता है, आपका टाइम आता है, आपका टेम्परेचर आता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो कोई भी ऐसी चीज, तो कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड जिसको आप यूज करते हो, फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई स्टिक भी लोगे ना, आप खुद का भी यूनिट अपना मतलब बना सकते हो, ठीक है, आप खुद अपना यूनिट भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्टिक ली, आपने इस पे मार्क डाले ऐसे, यहां तक 1 सेंटीमीटर है, यहां तक 2 सेंटीमीटर है, यहां तक 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये अब आपका क्या बन गया, यूनिट बन गया, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो स्केल है ना, ये इसके लिए एक यूनिट बन गई, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड जिसको आप इस्तेमाल करते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ध्यान से समझना, ये कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्लास नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट, यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। यूनिट्स जो होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स, अभी हम बताएंगे आपको ये फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, और दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा होता है आपके डेराइव्ड यूनिट्स। नोट करते जाओ, ठीक है, और अच्छे से समझो, इसी वक्त याद होना चाहिए। तो द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स आर, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स है ना, ठीक है, जो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने में, जो यूनिट्स ऑल ओवर, जो सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड अप्लाई किया जा रहा है ना, वो कौन कौन से सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम। क्या है, सीजीएस सिस्टम, ठीक है, एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम और एसआई यूनिट्स जो है ना, ये 1 2 3 4 जो सिस्टम्स है ना, इनको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जा रहा है। यानी कि सीजीएस सिस्टम भी एक सिस्टम है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। दूसरा है आपका एमकेएस सिस्टम, इसमें भी हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। तो अब अगर हम यहां पे देखा जाए, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से है दैट इज एसआई यूनिट्स। क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। इसको तमाम जितने भी फिजिसिस्ट्स है ना, जितने भी फिजिक्स के साथ काम कर रहे हैं ना, ठीक है, वो इस एसआई यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनका भी तो करते हैं, लेकिन ये जो है ना, दिस इज बेसिक, ये याद रखना, ये बेसिक यूनिट है सिस्टम्स का, ये बेसिक यूनिट है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का। कौन, एसआई यूनिट्स। तो चलिए, कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं, शाबाश। यूनिट जो है 2 टाइप्स के, एक है फंडामेंटल और दूसरा है डेराइव्ड, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट्स इन एसआई यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट्स जो है ना, एसआई यूनिट यानी कि एसआई यूनिट जो है, ये वाला जो सिस्टम है, इसमें कितने क्वांटिटीज हैं टोटल, शाबाश, इसमें टोटल 7 क्वांटिटीज हैं। एसआई यूनिट्स में टोटल कितनी क्वांटिटीज हैं, वो 7 है, ठीक है। कौन कौन सी है, आपका लेंथ हो गया 1, मास हो गया 2, टाइम 3, इलेक्ट्रिक करंट 4, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जिसको आप टेम्परेचर बोलते हो सिंपली, हो गए 5, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गई 6, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गए 7। तो अब देख लीजिए, यहां पे हम इनका एसआई यूनिट देखेंगे, ठीक है। ये जो है ना, ये फंडामेंटल, या हम उनको कह सकते हैं बेसिक क्वांटिटीज हैं, ठीक है। दीज आर बेसिक क्वांटिटीज, याद रखना है, या हम कहेंगे फंडामेंटल, या इनको हम कह सकते हैं बेसिक क्वांटिटीज। तो चलिए, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। मास का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। टाइम का क्या है, सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पियर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का केल्विन। याद रखना, टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो है वो केल्विन है, नॉट डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इसका एसआई यूनिट नहीं है, इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज केल्विन। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है, शाबाश, मोल। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या है, शाबाश, कैंडिला। तो अगर हम आप देखेंगे इनके सिंबल्स, याद रखना, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, नॉट बाय स्मॉल एम, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। आप स्मॉल एम से भी इसको डिनोट कर सकते हो, कोई बात नहीं, ये बात नहीं, ये मुझे मेरे मुंह से निकल गया, आप ये बात याद रखना, दिस इज डिनोटेड बाय एम, किलोग्राम इज डिनोटेड बाय केजी, एंड सेकंड इज डिनोटेड बाय एस, एम्पियर इज डिनोटेड बाय ए, केल्विन इज डिनोटेड बाय के, मोल इज डिनोटेड बाय MOL, एंड कैंडिला इज डिनोटेड बाय CD। तो चलिए हम फिर से शुरू करते हैं, कहां पहुंचे हम, हो गया ना, ऐसा यूनिट समझ में आया ना अच्छे से, बेस क्वांटिटीज या जिनको आप बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए, अब दूसरा होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, पता है आपको, डेराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो आप इन बेसिक क्वांटिटीज से डेराइव करते हो, ठीक है, जो इन बेसिक क्वांटिटीज की वजह से, वो क्वांटिटीज जो इन बेसिक क्वांटिटीज की वजह से वजूद में आए हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, क्या एग्जांपल देता हूं, देखिए आपका एरिया है,
ठीक है। एरिया जो है ना, क्या ये बेसिक क्वांटिटी है? नहीं, ये बेसिक क्वांटिटी नहीं है। क्यों? देखिए, एरिया किसके बराबर होता है? आपने देखा होगा एरिया होता है बराबर लेंथ इंटू ब्रेडथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेडथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेडथ एरिया के बराबर होता है। तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मीटर क्या है? एक बेसिक क्वांटिटी है। ब्रेडथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में, एक बेसिक क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है ना? देखिए मैं क्या बता रहा हूं, डेराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो बेसिक क्वांटिटीज से हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल यहां पे दी एरिया की, ठीक है। एरिया क्या है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेडथ। अगर आपके पास लेंथ होगी, ठीक है, तभी अगर आपको ये पता होगा कि इस चीज की लेंथ कितनी है, इस चीज की ब्रेडथ कितनी है, कितने मीटर्स हैं, अगर आपको ये पता होगा कि कितने मीटर्स हैं, तभी जाके आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना सीजीएस सिस्टम पता है क्या होता है? सीजीएस सिस्टम में हम क्या मेजर करते हैं? देखिए इसमें कुछ क्वांटिटी जो है, सी जो है ना, सी मीनस सेंटीमीटर, क्या? सी मीनस सेंटीमीटर, याद रखना, ये बात याद रखो, सी मीनस सेंटीमीटर। अगर आपसे किसी ने पूछा ना कि सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सी मीनस सेंटीमीटर, यानी कि इसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। यहाँ पे हम किस में, ऐसा यूनिट्स में किस में मेजर करते हैं? मीटर में। यहाँ पे हम जी जो है ना, जी मीनस ग्राम, ठीक है, ग्राम इज यूज्ड फॉर, शाबाश, इसमें हम किसको मेजर करते हैं? ग्राम्स में हम क्या मेजर करते हैं? शाबाश, मास, ठीक है ना, मास। यहाँ पे किस में हम इस मेजर करते हैं? केजी में। तो इसी तरीके से एम के सिस्टम जो है ना, एस यहाँ पे भी सेकंड ही है, ठीक है। तो एम के सिस्टम में हम क्या करते हैं? एम इज यूज्ड मीटर, ठीक है, के किलोग्राम और एस सेकंड, ठीक है। तो चलिए अब आप देख लीजिए, यहां डिराइव्ड यूनिट समझ में आया ना? वो यूनिट्स जो हम इनसे क्या करते हैं? इनसे डिराइव करते हैं, ठीक है। वो यूनिट्स, वो क्वांटिटीज जो इनसे बनते हैं, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड, या हाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज या डिराइव्ड यूनिट्स। तो चलिए यहां पे एक बात नोट करनी है आपको, जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन एंड दैट ऑफ वर्क इज अर्ज। आपको पता होगा कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। क्या है फोर्स का ऐसा यूनिट? न्यूटन। तो अगर सीजीएस सिस्टम में देखा जाए, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है? याद रखना, वो है डायन। सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस यूनिट्स में हम फोर्स को किस में मेजर करते हैं? डायन में। तो आप मुझे बताना, आपके लिए मैं क्वेश्चन रखता हूं, आप मुझे बताना, वन डायन जो है ना, वन डायन कितने न्यूटन के बराबर होता है? वन डायन इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन्स? वन डायन इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन्स? ये आप मुझे बताओगे, चाहे आप गूगल से ये आंसर क्यों ना लाओगे, लेकिन आप मुझे बताओगे कि वन डायन जो है वो कितने न्यूटन्स के बराबर होता है, ठीक है। एंड दैट ऑफ, अगर हम बात करेंगे वर्क की, वर्क को हम किस में मेजर करते हैं? वर्क को हम मेजर करते हैं जूल में। किसमें? एसआई यूनिट्स का अगर हम देखें, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा कि सीजीएस यूनिट जो है, सीजीएस यूनिट में हम वर्क को किस में मेजर करते हैं? किस यूनिट में? अर्ज में, ठीक है। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ज एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। समझ आ रहा है ना? मैं बता रहा हूं आपको, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, लेकिन सीजीएस सिस्टम जो है ना, सीजीएस सिस्टम में अगर हम इसको मेजर करते हैं तो फिर वहां पे हम जो वर्क है, वर्क को हम मेजर करते हैं अर्ज में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन अर्ज कितने जूल्स के बराबर होता है? वन अर्ज कितने जूल्स के बराबर होता है? शाबाश, 10 रेज़ टू पावर 7। मैं आपको गारंटी देता हूं, एक एक मेरी पॉइंट अगर आप नोट इस वक्त करोगे ना, मेरा एक एक पॉइंट अगर आप नोट करोगे ना, तो आपका जो पूरा पेपर है ना साइंस का, वो निकल जाएगा। ये बात याद रखना, पूरा पेपर आपका निकल जाएगा, ठीक है। कल कोई नहीं बताएगा सर आपने ये नहीं पढ़ाया था। हाँ, हमने एमसीक्यूज किए, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा और यहाँ पे आपको डिटेल्ड क्लास भी मिलने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसा यूनिट आल्सो कंसिस्ट्स ऑफ टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ऐसा यूनिट में क्या होते हैं? दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। वो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन होते हैं? शाबाश, एक होता है आपका प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल, ठीक है ना। दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं किसमें? हमारे ऐसा यूनिट का जो चार्ट है उसमें दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। सॉलिड एंगल को हम किस में मेजर करते हैं? सिटी रेडियन में। रेडियन जो है, रेडियन का जो सिंबल दैट इज आर डी, आर ए यहाँ है, आर डी मुझे इस वक्त अच्छे से याद नहीं है, ये प्लीज चेक करना, मुझे लगता है आर डी होगा, आर ए है या है आर डी, ये बात देखना कौन सी है, ठीक है। प्लीज इसको आप चेक करना, रेडियन जो है वो हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये बात याद रखना है, इसका भी आप मुझे आंसर दोगे। तो सिटी रेडियन का मुझे पता है, इसको हम एस आर से हम इसको डिनोट करते हैं, या एस टी से, ये भी देखना प्लीज, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ
यहाँ पे ST या SR है, ठीक है। स्टीरेडियन का सिंबल क्या है और रेडियन का सिंबल क्या है ये आप देखोगे, ठीक है। तो मुझे भी बताना, मुझे भी आज पता चलेगी, ठीक है। तो अब है डिराइव्ड यूनिट्स। ऑल द यूनिट्स which are defined expressed in terms of fundamental units are called derived units। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी एक एरिया की, उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शाबाश, बेसिक जो क्वांटिटी है उसमें हम बेसिक क्वांटिटी कौन सी इस्तेमाल करते हैं, शाबाश, लेंथ की, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है, सच बताना, ठीक है। कल कोई नहीं बताएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले, यहां पे जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा ना वो आपको याद रखने हैं। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स आर, एरिया जो है, एरिया भी एक डिराइव्ड यूनिट है, फोर्स भी एक डिराइव्ड यूनिट है, वेलोसिटी भी एक डिराइव्ड यूनिट है, और बाकी भी कुछ डिराइव्ड यूनिट्स हैं। लेकिन ये वाली डिराइव्ड यूनिट्स जो है ना, ये आप याद रखना। मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आप एग्जांपल्स याद रखते हो, आप समझ जाओ कि आपने सब कुछ याद रख लिया, आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो आपका निकल गया, ये आप याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, स्केलर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव, देखिए क्वांटिटीज दो किस्म की होती है, एक होती है स्केलर और दूसरी जो है वो होती है वेक्टर, दूसरी, ठीक है। अब हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली, विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड आपको दिखाई देगा लेकिन डायरेक्शन आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मास, हम बोलते हैं कि ये 4 kg का है, क्या हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ये जो चीज है ये 4 kg का है या 5 kg का है। तो इसमें क्या डायरेक्शन कहीं पे आती है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे कि 5 kg है, ये इसका जो वजन है वो 5 kg है, नॉर्थ में 5 kg है या साउथ में 5 kg है, ये 5 kg है, चाहे इसको आप नॉर्थ में रखो चाहे साउथ में रखो, लेकिन 5 kg ही रहने वाला है, ठीक है। समझ आ रहा है ना। जिस क्वांटिटी में सिर्फ आपको क्या दिखेगी, शाबाश, मैग्नीट्यूड सिर्फ दिखेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, स्केलर क्वांटिटी। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखनी होगी। कोई भी चीज जिसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाई देगी, डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है, डायरेक्शन की वहां पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दी मास की, या अगर हम देखेंगे टाइम अगर हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बेसिक ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। टाइम की अगर हम बात करेंगे, क्या हम बोलते हैं कि ये जो टाइम, इस वक्त जो टाइम है वो 5 बज गए हैं नॉर्थ में, क्या हम ऐसे बोलते हैं, क्या आप ऐसे बोलते, चाहे आप नॉर्थ की तरफ मुड़ो या साउथ की तरफ मुड़ो या ईस्ट की तरफ मुड़ो, टाइम जो है वो 5 बज, वो आपका जो टाइम है अगर 5 बजे नॉर्थ में आपको दिखाई दे रहा है, साउथ में भी वही 5 बजेंगे, ठीक है, ईस्ट में भी वही 5 बजेंगे, ठीक है, नॉर्थ में भी वही 5 बजेंगे, ठीक है। आपकी जो वॉच है वो आपको सेम टाइम दिखेगी, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में टाइम चेक करो, ठीक है। तो याद रखना, आप यहाँ पे एग्जाम्पल जितने भी हैं इनको आपको याद रखना है, कौन कौन सी एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं। यहाँ पे मास है, स्पीड है, वॉल्यूम है, वर्क है, टाइम है और पावर है, ठीक है। ये सारी जो क्वांटिटीज है ना, ये क्या है, शाबाश, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो वर्क जब आप करते हो, जब आप काम करते हो, क्या आप बोलते हो कि मैं साउथ में वर्क करूंगा, क्या आप ऐसा बोलते कि मैं साउथ में वर्क करूंगा, मैंने साउथ में 10 जूल के वर्क किए, मैंने नॉर्थ में 10, आज दिन मैंने साउथ में 10 जूल वर्क किए, ऐसा आप बोल रहे हो, नहीं। अब आज दिन मैं थका, मैंने बहुत काम किया, मैंने 10 जूल वर्क किए, मैंने 20 जूल वर्क किए, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। वो मत आप बोलते हो कि आज मैंने नॉर्थ में इतने जूलस काम किए, साउथ में इतने जूलस काम किए। तो चलिए इसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज, शाबाश, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। यहां पे जितने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को याद रखेंगे, ओबे वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो बाकी हैं वो इसको याद नहीं रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लेकिन जहन में रखना कि वेक्टर एडिशन हो सकता है अगर वहां पे क्वेश्चन में पूछा गया, तो वैसे तो ये 11th-12th का कंसेप्ट है, आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन भी होता है और जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ऊपर जो आपने क्वांटिटीज देखी उसमें तो डायरेक्शन थी ही नहीं, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आ। मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझ रहे हो ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड मीन जिसमें आपको नंबर दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला 10 जूल, ठीक है, 10 जूल मैंने आपको बोला, ठीक, 10 जूल मैंने आपको बोला, 10 मैंने आपको बोला 10 जूल, यहां 5 बज गए, यह 7 बज गई, इसमें आपका नंबर जो है ना, नंबर को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या बता रहा है, शाबाश, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसमें क्या होता है, जो
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है ये याद रखना, लेकिन जहन में रखना थोड़ा सा। ठीक है, रफली तो आपको ये बात याद रखना है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अब देख लीजिए एग्जांपल्स, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टार्क जो है, ये चीजें आप याद रखोगे। दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। क्या है ये? शाबाश, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सी? वेलोसिटी। मेरे साथ याद करो, यहीं पे मेरे साथ याद करो, पढ़ो आप भी मेरे साथ पढ़ो। डिस्प्लेसमेंट पढ़ो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टार्क। लेट्स रिवाइज, एक साथ हम सभी रिवाइज करेंगे। शाबाश, एक साथ हम सभी रिवाइज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टार्क। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और टार्क जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं आपको ये नीचे समझाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, यूनिट वगैरह क्या है, वो मैं आपको नीचे समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप ये चीज याद रखना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक ये वाले एग्जाम्पल फिलहाल देता हूँ। ठीक है, फोर्स की एक सिंपल एग्जाम्पल है, क्योंकि ये आपने अभी नहीं समझे होगी, इनको मैं आपको नीचे समझाऊंगा, बाद में आपको फिर अच्छे से याद रहेगा कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, फिर जब आप खुद भी रिविजन करोगे अच्छे से होगा। तो यहाँ पे मैं आपको फोर्स की एग्जाम्पल दूंगा। फोर्स क्या होता है? फोर्स हम किस चीज को बोलते हैं? जब आप किसी चीज को पुल करते हो, ठीक है, पुल, ठीक है, खींच लेते हो, जब आप किसी चीज को खींच लेते हो ना, उसको भी हम बोलते हैं कि इसने 5 न्यूटन फोर्स से एक गेंद को खींच लिया। इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, इसने ये जो कोई बंदा है, वो जो कोई बॉय है, ठीक है, कोई लड़का है, इसने 5 न्यूटन इसने 5 न्यूटन फोर्स से किसी गेंद को क्या खींच लिया। या हम ये बोलते हैं इसने 5 न्यूटन फोर्स से किसी गेंद पे क्या मारा? धक्का मारा। पुल हो गया खींचना, अपनी ओर खींचना, पुश हो गया धक्का मारना। ठीक है, पुश का मतलब क्या है? धक्का मारना। यहाँ पे कोई चीज है, आप इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहे हो, पुश कर रहे हो। यहाँ पे कोई चीज है, आप इसको इस डायरेक्शन में ला रहे हो, अपनी ओर ला रहे हो, हम बोल रहे हैं कि आपने पुल किया। लेकिन दोनों जो है ना, दोनों फोर्स कहलाते हैं। यहाँ पे भी आपका फोर्स लगता है और यहाँ पे भी आपका फोर्स लगता है। देखिए अब हम क्या बोलते हैं, उसने 5 न्यूटन, समझना अच्छे से, हम बोलते हैं यहाँ पे उसने 5 न्यूटन फोर्स से उसको खींच लिया। खींच लिया, यहाँ पे क्या आते हैं? डायरेक्शन आती है ना। खींच लिया यानी कि अपनी ओर उसको खींच लिया, अपनी तरफ उसको खींच लिया। यह हम बोलते हैं उसने उस गेंद को 5 न्यूटन पुल किया। पुल मतलब उसने उसको आगे धक्का मारा, आगे और पीछे। ये यहाँ पे है ना, आगे और पीछे। पुश और पुल जो है ना, इट इंडिकेट्स क्या? ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये क्या इंप्लाई करती हैं? शाबाश, डायरेक्शन। इट शोज एज डायरेक्शन। पुश करना या पुल करना, यह हमें डायरेक्शन दिखाती है। ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स से किसी ने पुल किया, इसका मतलब है 5 इसमें क्या है? 5 इसमें मैग्नीट्यूड है, और पुल जो इसमें है, पुल इसमें डायरेक्शन है। ठीक है, 5 इसमें क्या है? शाबाश, मैग्नीट्यूड है, और पुश जो है, पुश में डायरेक्शन है। आ गया समझ में आप? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट, सॉरी एक सेकेंड। एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल बस याद रखना, एग्जाम्पल बस। मैं बार बार आपको यही कहूंगा, 1000 बार मैं आपको यही कहूंगा। सर आप बोलोगे सर क्या याद रखना है, मैं बोलूंगा एग्जाम्पल। जितनी बार आप मुझे क्वेश्चन करोगे मैं आपको बोलूंगा हाँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मस्ट है, एग्जाम्पल। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पेपर देखो उसमें क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये बात याद रखना आप, एक ऐसा ब्रांच साइंस का हम कहेंगे दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसको हम क्या बोलेंगे? शाबाश, उसको हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। आपसे कभी डेफिनेशन वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काइनेमैटिक्स हम किसको बोलते हैं? द साइंस दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मेरा गला सूख जाता है, ओह। तो चलिए उसके बाद डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? अगर आपको कोई बोलेगा बताइए जी डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ठीक है, यहां से कोई बच्चा निकलता है, यहां से कोई बच्चा निकलता है और यहां तक यहां उसको पूछना है। ठीक है, यहां से कोई बच्चा निकलता है, यहां उसको पूछना है। ठीक है, अब वो बच्चा जो यहां से जाता है, यहां से मुड़ के जाता है और यहां पूछता है। ठीक है,
अब डिस्टेंस हम किसको कहेंगे, हम कहेंगे ये जो सारी एक्चुअल पाथ, ये जो सारा रास्ता जो है इसकी कितनी लेंथ होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। ये जो बच्चा है ये इस लेंथ को, ये इस पाथ को, ये इस रास्ते को कितने टाइम में, ठीक है, कितने टाइम में ये इस रास्ते को कंप्लीट कर पाएगा और यहां तक पहुंचेगा, उसको हम बोलते हैं इसने क्या किया, इसने एक एक्चुअल पाथ कवर की, इसने एक डिस्टेंस कवर की, ठीक है। डिस्टेंस एक्चुअली क्या है, एक लेंथ है, क्या है, एक लेंथ है जो कोई कवर करता है, ठीक है। देखिए आप मानो आप घर पे बैठे हो, आपको मार्केट जाना है, आपको मार्केट चाहे आप डायरेक्ट जाओ, स्ट्रेट रोड से जाओ, चाहे आप मुड़ के जाओ, ठीक है, या इरेगुलर किसी रोड से जाओ जिसमें गली कोचे होंगे, स्ट्रीट्स होंगे, ठीक है, स्ट्रेट रोड नहीं होगी, तो आप जो लेंथ कवर करोगे, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि इसने इतने डिस्टेंस कवर की। लेकिन याद रखना डिस्टेंस में टाइम इंटरवल जो है ना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। हम कहते हैं कि किसी ने कितनी लेंथ कवर की इतने टाइम में। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ही ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर इन 5 आवर्स, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। या मार्केट जाने तक मुझे 5 मिनट लगेंगे, ठीक है, ये क्या है, मार्केट जाने तक उसको 5 मिनट लगेंगे। इसका मतलब है कि वो बोल रहा है कि मार्केट जाने का जो रोड है वहां तक जो मतलब एक्चुअल डिस्टेंस है उसको कवर करने में मुझे कितने टाइम लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको याद रखना है, इट्स लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन ए पर्टिकुलर टाइम याद रखना है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस नोट करते जाओ, ठीक है, कल नहीं बोलना सर पेपर में ऐसा आया था। तो देखिए इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए माना अगर कोई यहां से निकलता है, यहां पहुंच गया, क्या हम ये कह सकते हैं यहां अगर यहां से निकलेगा, यहां जाएगा या यहां जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, क्या हम कभी कहते हैं कि ही ट्रेवलड -5 किलोमीटर? क्या हम कभी ये कहते हैं कि उसने -5 किलोमीटर का फासला जो है वो तय किया? नहीं, ठीक है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। हम कहेंगे उसने 5 किलोमीटर निकाले, ठीक है, वो 5 किलोमीटर चलता था, ठीक है, वो दिन भर क्या किया, वो दिन भर 50 किलोमीटर चलता रहा। इस तरीके से हम बोलते हैं, चाहे वो इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में, इसलिए याद रखना इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। हम कभी नहीं कहेंगे कि वो -50 किलोमीटर वो आज दिन उसने -50 किलोमीटर का फासला जो है वो तय किया, ये हम कभी नहीं कहेंगे। हम कहते हैं कि उसने 50 किलोमीटर आज दिन निकाले, ठीक है। तो यहां पे याद रखना इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। अभी मैंने आपको बोला हम ये नहीं कहेंगे वो नॉर्थ में गया, वो साउथ में गया, 50 किलोमीटर कहां गया, डिस्टेंस उसने कवर की, चाहे यहां गया, चाहे यहां गया, यहां गया, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती, इसलिए क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। यहां हम कहते हैं, कभी कभार हम क्या कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहां से कोई बंदा निकलता है और यहां वो पूछता है, ठीक है, वो जो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन से लेकर इनिशियल पोजीशन तक जितनी यहाँ पे डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, यहां हम कहेंगे इट इज शॉर्टेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। यहाँ पे डायरेक्शन वही से डेफिनेशन में ही आपको पता चलता है डायरेक्शन, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक लिस्ट बनाओ खुद स्केलर क्वांटिटीज का और वेक्टर क्वांटिटीज का, फिर ये याद रहेगा, ठीक है। बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखना। मैं कितनी बार आपको बताऊं कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। याद रखना डिस्प्लेसमेंट जो है ना ये जीरो भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर देखिए अगर कोई बंदा यहां से निकलता है ना और यहां जाएगा, ठीक है, यहां तक ये गया और फिर वापस आया यहां पे बैठा, ठीक है, तो इस वक्त क्या होगा, इस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव। अगर कोई बंदा यहां से निकला, मैं ध्यान रखना यहां पे अच्छे से समझना, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं उसको देखो, ठीक है, कोई बंदा यहां से निकलता है, उसको यहां जाना था, ठीक है, यहां तक वो गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, यहां पहुंचा, ठीक है, तो यहां से वो क्या करता है और आगे जाता है, फिर यहां पहुंचता है वापस, ठीक है।
तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जितना फासला है ना, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जितना फासला है उसको हम क्या बोलते हैं शाबाश, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव हो सकती है। पॉजिटिव कब हो सकती है? जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को का डिफरेंस जब 0 से ऊपर आएगा ना, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उस वक्त हम कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है। अगर आपके फाइनल पोजीशन और आपके इनिशियल पोजीशन में क्या आएगी, डिफरेंस 0 आएगी, हम बोलेंगे उस वक्त डिस्प्लेसमेंट इस वक्त कितनी है, 0 है। अगर 0 से कम आई, -1 आया, -2 आई या -3 आ गई, तो आप समझना आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो नेगेटिव है। ठीक है, समझ आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हर में एक एग्जांपल भी मैं देता हूं। मानो यहां से कोई बंदा निकला, वो 5 किलोमीटर उसने निकाले, कितने, 5 किलोमीटर उसने निकाले और यहां पहुंच गया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 5 किलोमीटर, यानी कि फाइनल पोजीशन तक कितने हैं, 5 किलोमीटर। अगर वो यही बंदा यहां से वापस निकलता है ना और यहीं पे फिर से आता है ना, फिर से कितने किलोमीटर निकाले, शाबाश 5 किलोमीटर, यहां पे कितना होगा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस अगर हम देखेंगे वो 0 आएगा ना, इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। मानो आप क्या कर रहे हो, आप अपने घर से जा रहे हो मार्केट, ठीक है, मार्केट तक आपके 5 किलोमीटर है। अगर आप वहां मार्केट से आते हो और मार्केट से आते हो, ठीक है, इसी रास्ते से आते हो, सेम इसी रास्ते से आते हो, यही 5 किलोमीटर निकाल के घर में बैठते हो, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो 0 हो जाएगा। अब समझ में आया ना, अब समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ में आया ना अब। तो चलिए नेक्स्ट, तो याद रखना इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो नोट डिस्टेंस और याद रखना, देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों का जो यूनिट है ना, ऐसा यूनिट वो सेम है, दैट इज मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। अगर आपसे पूछा गया डिस्टेंस का क्या है, वो भी मीटर है, लेकिन याद रखना डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो स्पीड का अगर हम देखिए, स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इन ए पर यूनिट टाइम। कोई बंदा या कोई भी चीज कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है किसी पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे 1 मिनट में कोई जो चीज है वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। फॉर एग्जाम्पल वी से हम क्या बोलते हैं, उसने 5 किलोमीटर निकाले, ठीक है, उसने 1 मिनट में 5 किलोमीटर निकाले, है ना, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, यानी कि हम क्या बोलते हैं कि इतनी डिस्टेंस 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो उसने 1 मिनट में कवर की, यही होता है डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 5 किलोमीटर, यानी पर यूनिट कितना है, 1 यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि 1 यूनिट टाइम में उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस निकाले हैं। ठीक है, तो अब याद रखना स्पीड जो है ना वो होती है बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये एक फार्मूला है। ठीक है, स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू स्पीड एस इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये बात याद रखना। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं, आप किसी भी जो फंडामेंटल कोई क्वांटिटी होगी ना, उसका ऐसा यूनिट आप निकाल सकते हो। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऐसा यूनिट, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड जो है ना ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात याद रखना। ठीक है, स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, दैट इज मीटर पर सेकंड। लेंथ का क्या है, मीटर। अगर आपसे पूछा जाएगा लेंथ का क्या है, मीटर, तो स्पीड का क्या है, मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसका मीटर पर सेकंड जो है ना, ये ऐसा नहीं कैसे बनता है, डिस्टेंस स्पीड किसके बराबर होती है, याद रखो, इसी वक्त आपका कंसेप्ट ना क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी जो ऐसा है वो निकाल सकते हो, खुद आप निकाल सकते हो। अगर आपको पता भी नहीं होगी ना ऐसा यूनिट की, तो आप निकाल सकते हो। देखिए कैसे, तो यहां पे स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हम इस तरीके से लिखेंगे, स्पीड जो है s इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, शाबाश, मीटर में। मीटर हम ये किसके बराबर है, d के बदले हम लिखेंगे m, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसमें, मीटर में। डिवाइडेड बाय जो है ना ये पर हम किसको बोलते हैं, पर मींस डिवाइडेड बाय, ये जो लाइन है ना इसको हम बोलते हैं डिवाइडेड बाय, या हम कहेंगे पर। ठीक है, पर या डिवाइडेड बाय, इसी को ये वाली लाइन जो है इसको बोलते हैं पर और डिवाइडेड बाय। तो डिवाइडेड बाय हम ऐसे ही लिखेंगे, टाइम के बदले हम क्या लिखेंगे, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, शाबाश, सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब है स्पीड जो बन गई, स्पीड का जो ऐसा यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट हम किस तरीके से निकालते हैं, हम देखते हैं ये जो क्वांटिटी है इसको हम किस में मेजर करते हैं, उसी का हम यहाँ पे सिंबल लिख देते हैं
और वही उसका क्या हम निकालते हैं फिर, शाबाश, ऐसा यूनिट। आपने देखा डिस्टेंस को मेजर करते थे मीटर में, हमने उसके बदले डिस्टेंस के बदले मीटर लिखा। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, इसीलिए टाइम के बदले सेकंड लिखा। तो ये हो गया मीटर डिवाइड बाई सेकंड या मीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड भी पढ़ते हैं और मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड भी बोलते हैं। हो गया। तो क्या है स्पीड का ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड किसका है, टाइम का। मीटर किसका है, शाबाश, मीटर है लेंथ का। तो वेलोसिटी की अगर हम बात आप करेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, देखिए वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें चेंज कितनी आएगी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने आपको बोला ना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने आपको बोला ना, डिफरेंस बिटवीन, शाबाश, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर उसमें चेंज आएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड। वेलोसिटी भी स्पीड की जैसी होती है, ठीक है। लेकिन देखिए वेलोसिटी स्पीड की जैसी होती है, वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी भी स्पीड की ही जैसी होती है। ठीक है, वहां पे अगर आप देखोगे ना, वेलोसिटी भी होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर। ठीक है, डिस्टेंस ये नहीं है, ये याद रखना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ठीक है, अगर स्पीड की बात करेंगे, स्पीड जो होती है एस भी होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के बराबर। ठीक है, तो ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस की जैसी होती है ना। लेकिन ये क्या होती है, ये एक एक्चुअल पाथ होती है, एक स्ट्रेट पाथ होती है ना। डिस्प्लेसमेंट जो है एक स्ट्रेट पाथ होती है। तो अब देखिए इसके बाद ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनको आप अपोजिट करो। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप देखिए if a body undergoes equal distance in equal intervals of time, it is called uniform, it's called uniform velocity। हाँ, देखिए मानो अगर किसी बॉडी में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, ठीक है, अंडरगोज इक्वल, मानो किसी बॉडी में कोई बॉडी जो है वो 5 किलोमीटर 5 मिनट में निकालती है। ठीक है, जो दूसरा है ना, जो दूसरे 5 मिनट हैं उसमें भी वो 5 किलोमीटर निकालता है। ठीक है, जो तीसरे 5 मिनट हैं उसमें भी वो यही 5 किलोमीटर निकालता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे इट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 मिनट में हर वक्त ये 5 किलोमीटर ही निकालता है। अब अगर आपसे ये कोई बताएगा कि पहली जो 5 किलोमीटर है उसमें वो 5 मिनट लगाता है, तो दूसरे जो है उसमें वो कितने लगाता है, दूसरे जो 5 किलोमीटर है उसमें वो कितने टाइम लगाता है, शाबाश, 7 मिनट लगाता है। अगर तीसरा डिस्टेंस जो है उसमें वो कितना लगाता है, 10 मिनट लगाता है। देखिए पहले वाले 5 किलोमीटर 5 मिनट में निकाले, दूसरे वाले 5 किलोमीटर 7 मिनट में निकाले, तीसरे वाले 5 किलोमीटर 10 मिनट में निकाले। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड मत है, उसको बोलेंगे इट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये बात याद रखना। ठीक है, जिसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नीचे आ जाइए, शाबाश। इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, then after completing one complete cycle its average velocity is 0। याद रखना, अगर कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है, मोशन। फॉर एग्जांपल ये जो है, ये कोई बंदा है, ये यहां से निकलता है, ठीक है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी है, यहां से निकलता है, ऐसे 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 एक राउंड करता है कंप्लीट इस तरीके से। ठीक है, इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ में अगर मूव हो रहा है, ठीक है, देन आफ्टर कंप्लीटिंग वन कंप्लीट साइकिल, जब ये एक कंप्लीट साइकिल करेगा ना तो हम कहेंगे इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है। अभी मैंने आपको बोला अगर आप वेलोसिटी किसके बराबर होती है, शाबाश, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। जब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि जो आपका वेलोसिटी है वेलोसिटी भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये यहां से निकलता है, वापस आता है, फिर यहीं पे रुक जाता है। ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, वो 0 होगा, इसलिए वेलोसिटी भी इसकी कितनी होगी, 0 होगी। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात याद रखना। ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप इतना याद करोगे ना इस वक्त तो काफी रहेगा, बाकी आप बाद में याद कर सकते हो। यहाँ पे आप इतना याद रखो इस वक्त की स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी कितनी तेज चेंज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन जो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फार्मूलाज याद रखो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें भी मैग्नीट्यूड भी होता है और स्पीड भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। सो इट्स वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या है, शाबाश, इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ऐसा यूनिट वो कैसा है, देखिए एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मींस यानी कि ये अभी मैंने आपको बोला स्पीड के जैसे होती है, ठीक है। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, स्पीड किसके बराबर होती है, शाबाश, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन किसके बराबर, ये वाली एक्सेलरेशन किसके बराबर है, शाबाश, चेंज इन वेलोसिटी। पहले हम लिखेंगे वेलोसिटी का, वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। उसके बाद और एक यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइडेड बाय, यहाँ जिसको आप बोलते हैं पर, अभी मैंने आपको बोला पहले है चेंज इन वेलोसिटी, क्या है पहले, शाबाश, पहले है चेंज इन वेलोसिटी, हो गया यहां तक। तो वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, मैंने मान लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, एक सेकंड, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। उसके बाद और एक हमें डालना है डिवाइडेड बाय, ठीक है, कौन सा, ये वाला डिवाइड बाय। उसके बाद लिखना है टाइम, टाइम का क्या है, शाबाश, सेकंड, है ना। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, शाबाश, डिस्टेंस के बाद हम क्या लिखेंगे, मीटर, टाइम के बाद हम क्या लिखेंगे, इसको हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो इस वाले को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में ही। तो इसलिए जब ये ऊपर आएगा ना यहां, ये बनेगा मीटर स्क्वायर बनेगा, है ना, ठीक है। तो समझ गए ना आप, इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, शाबाश, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब क्या है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, ए पुश और ए पुल। अभी मैंने आपको बोला जब आप किसी चीज को खींचते हो या धक्का मारते हो, हम बोलते हैं कि आपने फोर्स उस पर अप्लाई किया। फोर्स जो है ना किसी चीज का शेप चेंज कर सकती है, पोजीशन चेंज कर सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, ठीक है, शेप भी चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे एक फोर्स जो है वो पोजीशन कैसे चेंज कर सकती है, पोजीशन जो है फोर्स जो है वो एक चीज की पोजीशन कैसे चेंज कर सकती है। यहाँ पे एक बॉल थी, ठीक है, आपने इसको धक्का मारा, ठीक है, ये यहाँ पे थी, इस पॉइंट पे आपने इसको इस पॉइंट पे पहुंचा दिया, इसका मतलब है आपने इसकी पोजीशन चेंज की, यहाँ से इसको यहाँ लाए, यहाँ से इसको यहाँ लाए, ठीक है। तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। अगर कोई गेंद जो है वो जा रही थी इस डायरेक्शन में, ऐसे 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 जा रही थी, ऐसे डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रही थी, आप आगे से आए, आपने उसको लात मारी यहाँ, ठीक है, तो फोर्स लगाया, इसका डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो दूसरा होता है चेंज इन शेप। शेप आप इसको कब चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आटा जो होता है ना, आटा जब हम मढ़ते हैं, ठीक है, आटा को जब रोटी बनाते हैं उससे पहले उसको मिक्स वगैरह किया जाता है, फिर देते हैं ना, वो मार देते हैं, ठीक है। तो उसका जब आप मार देते हो, वो जो डफ होता है, जब उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका जो शेप है वो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। या कोई भी ऐसी चीज आप देखो, केक होता है, जब आप उसको प्रेस करते हो हार्डली, उसका जो फोर्स लगाते हो उस पर, उसकी जो शेप है वो क्या होती है, चेंज होती है। समझ आ रहा है कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं, आज मैं उतनी ज्यादा बातें मत करता हूं बीच में। याद रखना इसी में से क्वेश्चन निकलेंगे, ये बात याद रखना, इसी में से क्वेश्चन निकलेंगे, बस ये बात आप मान के चलो, ठीक है। तो नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ए बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। यहां पे कोई बॉडी है, अगर ये ऐसे सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, सर्कुलर मोशन मतलब थोड़ा सा आर्क ये बना रही है, ठीक है, इस एंगल से चल रही है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी क्या है, सर्कुलर मोशन में है, तो इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स। जब ये सर्कुलर मोशन में होती है, इस पे एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, इस पे एक फोर्स अप्लाई होता है, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये इसको ऐसे क्या करती हैं, ठीक है, अपनी ओर खींच लेती है, ठीक है। हम मानेंगे यहाँ पे कोई फोर्स बेटा है, वो फोर्स जो है वो कहां से निकलती है, सेंटर से निकलती है ना, कहां से निकलती है, सेंटर से, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपने क्या याद रखा, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होती है, उस पर एक फोर्स अप्लाई होती है, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जबरदस्त जो है ना, याद रखो, कसम से मैं सच बोल रहा हूं, आपका जो पेपर है ना वो इसी में से निकल जाएगा, मैं सच बोल रहा हूं, सच बता रहा हूं आपको। तो एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे, साइकिलिस्ट बेंड्स हिज बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर on a turn while turning to obtain a required centripetal force, ठीक है। मोड़ जो होते हैं ना, रोड्स पे जो मोड़ होते हैं, ठीक है,
जहां पे आपको बेंड करना पड़ता है, यानी कि बेंड जो होता है रोड में, ठीक है। चौक में जिस तरीके से आप देखते हो कहीं पे होता है बेंड जैसी होती है, ठीक है, मतलब ऐसे रोड होती है, ऐसे ऐसे इस एंगल से, या ऐसे होती है रोड, है ना, ऐसी रोड कोई होती है ना, तो वहां पे आपको क्या होता है, साइकिलिस्ट थोड़ा बेंड करते हैं ना, कोई स्कूटर वाला बेंड करता है या कोई साइकिल वाला बेंड करता है, वो बेंड क्यों करता है, ठीक है। वहां पे अगर वो बेंड करेगा ना तो फिर उसको क्या मिलता है, एक फोर्स मिलता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है तभी जाके वो इस यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे जो ये रोड है क्रॉस कर सकता है, वरना अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता ना यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो जाते, ठीक है। जो भी कोई यहाँ से निकलता बेंड करता तो उसकी क्या होती थी, यहाँ पे एक्सीडेंट होते, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना होती। तो अब देखिए इन रेन स्कूटर जो है ना वो स्लिप करती हैं। देखिए आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझना, अच्छे से समझना। आपसे ऐसे पूछा जाएगा, वाई साइकिलिस्ट बेंडर्स टूवर्ड्स, वाई साइकिलिस्ट बेंडर्स ऑन ए टर्न व्हाइल टर्निंग टू, ऐसे, सॉरी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एक सेकंड मैं आपको क्वेश्चन बना के दूंगा। why a cyclist bends himself, why a cyclist bends himself when he is crossing an irregular road, ठीक है, या when he is crossing the turn of a road, ठीक है। जहां पे होता है ना यू टर्न होता है ना, कहीं पे ऐसे होता है ना, ऐसे कहीं पे टर्न, तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे वो बेंड अपने आप को क्यों करता है, क्यों करता है, शाबाश, टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बात याद रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि रेन, स्कूटर जो होता है वो बारिश के दौरान स्लिप क्यों करता है, ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो उसका जो टायर होता है, ठीक है, उसमें स्लिप हो जाती है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बैंकिंग ऑफ रोड, आपने कभी पढ़ा है बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड देखो क्या होता है, आपने देखा होगा जहां पे मोड़ होते हैं ना, जहां पे ये मोड़ होते हैं ना, टर्न होते हैं ना, वहां पे एक साइड में जो ये होता है ना, वहां पे एक साइड जो इसका होता है रोड का वो थोड़ा नीचे होता है और दूसरे साइड उसका ऊपर होता है, ठीक है। इसकी लेवलिंग थोड़ी ऊपर की जाती है, इसकी लेवलिंग थोड़ी नीचे की जाती है, क्यों, ताकि क्या बने, एक सर्कुलर, एक आर्क जैसी बने, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ बने। जब यहाँ पे सर्कुलर पाथ बनेगी तब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी गाड़ी को मिलेगी, ठीक है, तब यहाँ पे गाड़ी को क्या मिलेगी, शाबाश, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो इजीली वहां पे टर्न को क्रॉस कर सकती है। देखिए अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ना होती तो क्या होता, यहाँ पे जो गाड़ी होती ना उसका टर्टल हो जाता, वो मतलब क्या, पलट खाती, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो वो जो गाड़ी ना वो यहाँ पे पलट खाती, ये बात याद रखना, ठीक है। हो गया यहाँ तक बैंकिंग ऑफ रोड। इसलिए बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, एक साइड में रोड उसको थोड़ा सा ऊपरी लेवल दी जाती है, दूसरी साइड में थोड़ा सा डाउन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी मैराथन क्लास रहेगी, जो यहाँ पे इस वक्त मतलब सैक्रिफाइस करेगा ना वो ही रेस जीत जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है ना वो रेस में लगे हुए हैं, बच्चे बहुत सारे रेस में लगे हुए हैं, लेकिन जो सैक्रिफाइस करेंगे, जो अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, वही इस रेस को जीत सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना इसको हम बोलते हैं सीडो फोर्स भी, सीडो फोर्स, या इसको हम बोलते हैं फालस फोर्स। क्या बोलते हैं, फालस, यानी कि ये कोई फोर्स होता नहीं है, ठीक है, ये कोई फोर्स नहीं होता है। फोर्स तो ये होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, लेकिन जब हम कुछ लॉज करते हैं ना, न्यूटन के कुछ लॉज जब हम किसी चीज पे अप्लाई करते हैं, वहां पे हम इनको नेग्लेक्ट कर दे, किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। अब आपको वो चीज नहीं पूछी जाएगी, आप ये बात याद रखना, वो हायर कंसेप्ट है एक, तो आपको पूछा जाएगा सीडो फोर्स जो है वो हम किस फोर्स को बोलते हैं, वो हम किसको बोलते हैं, शाबाश, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम बोलते हैं सीडो फोर्स, या इसको हम बोलते हैं इनर्शियल फोर्स। क्या बोलते हैं, शाबाश, इनर्शियल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हम किसको बोलते हैं, शाबाश जल्दी बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इनर्शियल फोर्स हम किसको बोलते हैं, सीडो फोर्स को, ठीक है, सीडो फोर्स या इनर्शियल फोर्स भी हम इसको बोलते हैं। इट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना इसका वैल्यू भी बराबर किसके होता है, शाबाश, इसका वैल्यू भी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, अपोजिट होता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मानो
यहाँ से कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, कोई गाड़ी यहाँ से जा रही है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यहाँ खींच लेती है ऐसे, तो यहाँ से इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच लेती है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये नीचे खींच लेती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर खींच लेती है। ये अगर 5 न्यूटन इसको नीचे खींच लेती है, ये इसको 5 न्यूटन जो है ऊपर खींच लेती है, ठीक है, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इट्स नोन एज सीडो फोर्स और इनर्शियल फोर्स, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे दूसरा क्या है इसका, एक सेकंड, एग्जाम्पल क्रीम सेपरेटर जो होता है ना, जो क्रीम को सेपरेट करता है, ठीक है, और एक जो क्रीम होती है वहां पे कस्मवार जो क्रीम होती है, जब उनका मिलावट किया जाता है, मिक्स किया जाता है क्रीम उसको, तो ये जो क्रीम सेपरेटर होते हैं ना, ये क्रीम उसको सेपरेट करता है, चॉकलेट वाली क्रीम को अलग रखेगा, ठीक है, और क्यों, क्योंकि वो ज्यादा डेंस होगी। तो दूसरी जो मिल्क वाली क्रीम होगी उसको नीचे रखेगी थोड़ा, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी थोड़ी कम होगी। जो ये वाली है ना क्रीम सेपरेटर जो है ना, दैट इज बेस्ड ऑन, ये बात याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर या क्रीम सेपरेटर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, शाबाश, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रिंसिपल, ठीक है। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी आप फिजिक्स पेपर देखोगे ना, जितने भी आप फिजिक्स पेपर देखोगे, आप देखना वहां पे एग्जांपल्स पूछे जा रहे हैं कि नहीं, सिर्फ एग्जांपल्स आपको पूछने हैं, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। मैं कितनी बार अब आपको बताऊं, मुझे लगता है कि आप इसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, मेरी जो ये बात है ना, इसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैंने बोला बैंकिंग अप्रूव, आपसे पूछा जा सकता है बैंकिंग अप्रूव क्यों किया जाता है, ठीक है, इसका जो कनेक्शन वो किस फोर्स के साथ है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल या ग्रेविटेशनल या किसी और फोर्स से। आपका आंसर क्या होना चाहिए शाबाश, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए, कितने, न्यूटन ने 3 लॉज दिए, 3 लॉज ऑफ मोशन। तो हम चलिए देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। यहां पे है एवरी, ये EVERY है, ठीक है, एवरी बॉडी रिटेन्स इट स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी चीज है, अगर यहाँ पे कोई चीज है ये रेस्ट में होगी, ठीक है, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दूसरी अगर चीज है वो भाग रही है ऐसे, ठीक है, भाग रही है, भागे जा रही है कोई किसी भी डायरेक्शन में, तो अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स every body retains its state of rest or state of uniform motion until an external force is applied on it। अगर यहाँ पे कोई चीज रेस्ट में है, आपने कोई बुक टेबल पे रखी है, वो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है, कोई चीज अगर भाग रही है वो भाग ही रहेगी, कोई चीज अगर चल रही है वो सिर्फ चल ही रहेगी, ठीक है, तो चलती रहेगी, ठीक है। तो अब न्यूटन क्या बोलता है, ये यही चीज बोलता है, अगर कोई चीज रेस्ट पे रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई चीज मोशन में है मोशन में ही रहेगी, अनलेस, जब तक न उसको कोई रोकेगा, ये जो भाग रही है ना, जब तक न इसको कोई रोकेगा ये तब तक रुकेगी नहीं, ये जो रेस्ट में है जब तक न इसको कोई धक्का मारेगा तब तक ही चलेगी नहीं, ठीक है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है, क्या बोलता है, जो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी, जो रेस्ट में होगी वो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक न उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, तब तक वो नहीं चल सकती। जो चीज अब चलती रहती है, जो चीज अब इस वक्त मोशन में होगी, वो तब तक स्टॉप नहीं होगी जब तक न उसको क्या रोका जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा फोर्स आएगा जो उसको रोका जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, गेंद जा रही थी, आप आए, आपने उसको क्या मारी, लात मारी, दूसरे डायरेक्शन में भगा दिया उसको, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में उसको क्या, शाबाश, किक मारी, ठीक है, आपने क्या किया, आपने फोर्स लगाया उसको, क्या, यहां आप फोर्स लगाओगे, आप इस तरीके से टांग अपनी जो आपका जो पांव होगा, आप उस गेंद को, फुटबॉल को रोक लोगे, ठीक है, अपने एक फोर्स से, ठीक है। यहां पे एक कोई चीज रेस्ट में, आप उसको फोर्स इस पे अप्लाई करोगे, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये चलेगी, ठीक है। तो याद रखना, देखिए आपसे पूछा जा सकता है विच इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ गैलीलियो। फर्स्ट लॉ जो है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ गैलीलियो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ठीक है। विच इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ गैलीलियो, याद रखना, लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ गैलीलियो जो है वो हम फर्स्ट लॉ को ही बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ गैलीलियो, ठीक है। तो नेक्स्ट, शाबाश, फर्स्ट लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ जो है इट डिफाइन्स इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या होता है, देखिए, इनर्शिया इज अ वर्च्यू ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट ट्राइज टू रिटेन इट्स स्टेट, ये भी यही बोलता है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया इसको हम क्यों बोलते हैं, अब आप बताओगे सर ये इनर्शिया क्या होता है। इट इज, ये मतलब एक बॉडी की एक एबिलिटी होती है, ठीक है, अगर वो रेस्ट में है, ठीक है, वो अपने आप को रेस्ट में ही रखेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है वो अपने आप को मोशन में ही रखेगी। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूंगा, कोई आप में से कोई जो है वो इस वक्त बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो ये आपकी एक एबिलिटी है, ठीक है, इट्स बाय योर विर्च्यू, ठीक है, कि आप अपने आप को क्या करवा रहे हो, बहुत मेहनत करवा रहे हो अपने आप को, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत आप करते हो। तो
जब तक, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि आपको आप तब तक नहीं रुकोगे, ठीक है, आप तब तक मेहनत करते रहोगे जब तक ना आपको कोई आएगा तंग करेगा, ठीक है। जैसे ही आपको कोई आएगा तंग करेगा, नहीं उठो मेरे साथ खेलने आओ, या कोई मारेगा, तभी आप क्या करोगे, पढ़ाई जो है वो आप छोड़ दोगे, ठीक है। या कोई दूसरी आपको जो आजकल करते हैं, आपके जो स्टेट्स जिस तरीके के आप रखते हो, ठीक है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं फिर रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है, मेरी नजर आपकी स्टेट्स के ऊपर भी होती है, ठीक है। तो क्या बोलता है, इनर्शिया इज द विर्च्यू ऑफ ए बॉडी, ये एक बॉडी की एबिलिटी होती है कि अगर वो चल रही है ना, वो चलती रहेगी, ठीक है। ये उसका एक क्या होता है, एक एबिलिटी होती है, एक काबिलियत होती है, अगर वो चल रही है तो वो चलती रहेगी। अगर वो चाहेगी अपने आप को क्या रखेगी, रेस्ट में ही रखेगी, अगर चाहेगी अपने आप को क्या रखेगी, मोशन में ही रखेगी, ठीक है। अब वो दूसरी बात है, कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा वो उसको रोकेगी, या कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा वो उसको धक्का मारेगी, ठीक है। समझ रहे हो ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। याद रखना, इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये बात याद रखना। तो नेक्स्ट, ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग कार फॉलोज फॉरवर्ड व्हेन स्टॉप्स सडनली। आप अगर कितने भी पेपर आप चेक करो एसएससी के, आप वहां पे देखना यही पूछे गए हैं कि नहीं, जितने भी पुलिस के पेपर हैं आप चेक करो, आप देखो यही क्वेश्चन पूछे गए या नहीं, ठीक है। तो ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग कार फॉलोज फॉरवर्ड व्हेन कार स्टॉप सडनली, जब कोई अचानक ब्रेक मारता है ना, गाड़ी जब अचानक रुकती है ना, आप आगे की ओर क्यों आते हो, ठीक है, आपका जो ऊपरी वाला पोर्शन है वो आगे क्यों आता है, ठीक है ना, आता है ना आगे, ऐसे हमारा सर। देखिए आप यहां पे गाड़ी चलती है, आपके फीट किसके कनेक्शन में होते हैं, शाबाश, इस गाड़ी के कनेक्शन में। जब तक गाड़ी चलती है आप भी चलते रहते हो, ठीक है, आपके जो पाँव हैं वो भी चलते हैं, ठीक है। तो आपका जो ऊपर वाला सर है, आपका जो सर है वो गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ मत है, वो गाड़ी के साथ उसका कोई कनेक्शन मत है, आपके सिर्फ पाँव का इसके साथ कनेक्शन है। तो क्या होता है, जब ये ब्रेक मारता है, आपके जो पाँव है ना, आपके पाँव रेस्ट में थे, आपके पाँव पहले से ही रेस्ट में थे, अब गाड़ी ने ब्रेक मारी, आपके पाँव जो है ना, आपके पाँव में कोई भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी, आपके पाँव अपनी ही जगह पे रहेंगे। लेकिन आपका जो ऊपरी वाला पोर्शन है वो आगे क्यों आता है, वो आगे क्यों आता है, शाबाश। देखिए वो कंटिन्यूअसली अभी तक क्या था, मोशन में था, है ना, वो कंटिन्यूअसली मोशन में था, कंटिन्यूअसली मोशन में था, ब्रेक मारने से पहले ही वो क्या थी, कंटिन्यूअसली मोशन में थी। तो अब जैसी ब्रेक मारी, आपका जो ऊपरी वाला पोर्शन है ना, ये मोशन में थी, ये अब कंटिन्यू मोशन में ही रहना चाहती थी, क्या रहना चाहती थी, शाबाश, कंटिन्यू मोशन में ही रहना चाहती थी, लेकिन गाड़ी ने ब्रेक मार दी, ठीक है। ये इसलिए हम क्या आते हैं आगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो सर है ना वो कंटिन्यू मोशन में ही रहना चाहता है, ठीक है, कंटिन्यू वो मोशन में रहना चाहता है, इसलिए हमारा जो सर है वो फॉरवर्ड आता है, ठीक है। पैर क्यों आगे नहीं आते हैं, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी रेस्ट में ही थे, वो रेस्ट में ही थे। तो आपका जो सर है वो आगे क्यों आता है, दैट ट्राइज टू रिमेन इन कंटिन्यूअसली इन मोशन, ठीक है। जहां पे आपको समझ नहीं आएगा ना, मुझे बता देना कि सर मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, ये थोड़ा लेक्चर जो टफ था या बाकी वो चीज बताना। लेकिन जब आप अच्छे से ध्यान रखोगे तो ये लेक्चर कोई भी टफ नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, अब मैं आपका कंसेप्ट भी क्लियर करवाना चाहता हूं। असल में आपको पता है क्या याद रखना है, असल में आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। एग्जाम्पल्स जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ये एक कार में कोई बैठा है, ठीक है, तो उसका क्या होने वाला है, शाबाश, उसका जो सर है वो आगे आ रहा है, क्यों, ये चीजें आपको याद रखनी है। समझ आ रहा है ना। तो सिर्फ एग्जांपल्स आप नोट करो, एग्जांपल्स नोट करो, इसको साथ में ऊपर लिखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपको ये वाला एग्जांपल दी, आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके साथ एसोसिएट है, शाबाश, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो डस्ट पार्टिकल इसी तरीके से दूसरी एक एग्जांपल है, डस्ट पार्टिकल कम आउट फ्रॉम ए कारपेट, ठीक है, व्हेन इट इज बीटन विद द स्टिक ड्यू टू देयर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विद a stick due to their dust particles come out from a carpet when it is beaten with a stick due to their inertia of rest। देखिए डस्ट पार्टिकल्स किसमें होते हैं किसी कपड़े में, ठीक है, किसी कारपेट में होते हैं, किसी मैटिंग में होते हैं, ठीक है, जो आपके घरों के फ्लोर पे होती है, तो वो होती है रेस्ट में। वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो सोचते हैं कि हम रेस्ट में ही रहे, लेकिन हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, हम एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, हम उसको धक्का मारते हैं बाहर से डंडे से, ठीक है, और उनको भगा देते हैं, डस्ट पार्टिकल उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। देखिए डस्ट पार्टिकल जो है
क्या वो खुद ऊपर उठते हैं? नहीं, मत उठते। कहाँ ऊपर उठेंगे? जब तक न हवा आएगी या जब तक हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो डस्ट पार्टिकल उसमें रहेंगे। तो उनका क्या था, उनका एक विर्चू था, ठीक है, उनकी एबिलिटी है कि वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, लेकिन जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स आती है वो उनको क्या निकालती है? बाहर निकालती है, ठीक है। बहुत थक गया मैं। सेकंड लॉ, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूसिंग इट। बहुत ज्यादा थक गया मैं यार। सेकंड लॉ, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूसिंग इट। फोर्स जो होता है ना, फोर्स हम क्या बोलेंगे कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। आपने कितना फोर्स अप्लाई किया वो किस पे डिपेंड होता है? एक मास पे और दूसरा एक्सेलरेशन पे, ठीक है। मानो अगर आपने कोई चीज है 5 केजी की, ठीक है, 5 केजी किसी चीज की वजन है, आपने इसको 2 मीटर एक्सेलरेशन उसमें जो हो गई वो 2 मीटर हो गई, ठीक है। आपने किसी चीज को धक्का मारा, ठीक है, वो जो चीज थी वो कितनी थी? शाबाश, वो 5 केजी की थी। आपने उसको 2 मीटर तक क्या भगा दिया, ठीक है। 2 मीटर तक आपने उसको क्या खींच लिया, या 2 मीटर तक आपने उसको क्या किया? धक्का मारा। दूसरी तरीके से आप दूसरा एक काम कर रहे हो, यहां से आप क्या कर रहे हो? आप 5 केजी का चीज कोई दूसरा आदमी कर रहा है, ठीक है, कोई दूसरा आदमी किसी चीज के ऊपर धक्का मारा है, ये भी 5 केजी का है, लेकिन इसको 3 मीटर की दूरी पे ले जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, अगर पूछा जाएगा आपसे कि ज्यादा फोर्स किस में अप्लाई हुआ है, ज्यादा फोर्स कहां पे अप्लाई हुआ? शाबाश, यहां पे अगर देखा जाए फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया 5, एक्सेलरेशन हो गया 2, कितने हो गया वो टोटल में? शाबाश 10। समझ में आ रहा है ना? देखिए, फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप घबराओ मत। फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई बंदा आता है, वो 5 केजी की कोई चीज को, 5 केजी की किसी चीज को वो 2 मीटर तक खिसक लेता है, ठीक है। वो क्या करता है? उसको ड्रैग करता है, उसको धक्का मारता है या पुल करता है, ठीक है। दूसरा बंदा आता है, वो इसी 5 केजी के चीज को क्या करता है? 3 मीटर तक वो ले जा रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ज्यादा फोर्स किसने लगवाया, ठीक है, ज्यादा काम जो वो किसने किया? ज्यादा तो किसने किया? यहाँ पे अगर हम देखेंगे फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। हम इसका वैल्यू निकालेंगे। मास कितना यहाँ पे? शाबाश, कितने केजी का है? 5 केजी का। मास इसका 5 है, तो कितना एक्सेलरेशन लगाया? 2, ठीक है। 2 मीटर तक इसने इसको क्या किया? खींच लिया। कितना हो गया ये? 10। अब दूसरे की अगर हम बात करेंगे, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, हो गया 15। इसका मतलब है दूसरा वाला जो बंदा है, ये वाला बंदा, इसने बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है। तो अब देखिए, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। अब क्या है यहाँ पे? देखिए, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन। फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि जितना बॉडी का मास ज्यादा होगा और जितना आप उसको ज्यादा खींचोगे या ज्यादा धक्का मारोगे, उतना हम कहेंगे आपने ज्यादा फोर्स पे अप्लाई किया, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, उतनी ज्यादा फोर्स भी होगी, ठीक है। तो सेकंड लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। याद रखना, यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मार्क मैंने जिन्होंने परचेज किया था ना, वहां पे मैंने यही क्वेश्चंस कुछ डाले थे, ठीक है। इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस डाले थे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के एसएससी पेपर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, सेकंड लॉ जो है ना, सेकंड लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यहाँ पे आपने देखा ये किसके मुताबिक है? सेकंड लॉ किसके मुताबिक है? शाबाश, फोर्स के मुताबिक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन, ठीक है। ऐसा यूनिट इसका क्या है? शाबाश, न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। ये बात भी याद रखना, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, वो सेकंड लॉ में भी है, ठीक है। दैट इज इंक्लूडेड इन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये भी नोट करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको आप नोट करो। न्यूटन सेकंड लॉ क्या देता है? शाबाश, न्यूटन सेकंड लॉ एक तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, ठीक है। और न्यूटन सेकंड लॉ जो है, दूसरी बात ये भी देता है, इसका मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ जो इसका है, ठीक है, वो भी कौन डिफाइन करता है? न्यूटन सेकंड लॉ। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, थर्ड लॉ।
थर्ड लॉ देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, थर्ड लॉ क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन, आप कोई भी काम करो, ठीक है, कोई भी काम करो, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वहां से क्या हो जाएगा, वहां से भी उतना ही वो काम वापस करेगा लेकिन आपके अपोजिट करेगा, है ना, उतना ही काम करेगा लेकिन आपके अपोजिट करेगा। कहते हैं ना कि आजकल क्या होता है, आजकल की दुनिया में क्या होता है, जितना आप किसी को ज्यादा हेल्प करोगे ना, जितना आप किसी को ज्यादा हेल्प करोगे, अब इसको भी उस रिलेशन वाली चीज से नहीं जोड़ना, इसको भी अब इस वक्त आप उस रिलेशन वाली चीज से नहीं जोड़ना, वो अफेयर वाली, ठीक है, फिर बोलना जितना हम चाहते हैं किसी को इतना वो धोखा देते हैं, वो चीज नहीं रखना यहाँ पे, ठीक है। अब दिमाग में ये चीज यहाँ पे रखना, जितना आप कोई काम कर रहे हो ना, अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, उतना ही आपको क्या बुरा वापस आ रहा है, ठीक है। ये आज की दुनिया में होता रहता है ऐसे, ठीक है, क्योंकि नीयत जो है लोगों की सारे की ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला नहीं है, हमें उसको इस यूनिवर्स के साथ कंपेयर नहीं करना है। देखिए मैं यहाँ पे क्या आपको बताऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आप कोई भी यहाँ से काम करो, ठीक है, वहां पे किसी पे आप कितना भी फोर्स लगाओ, वो भी आपको उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, कसम से ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं कि आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी इन पे, ठीक है। आपको नींद भी नहीं आनी चाहिए आज आपको नींद भी नहीं आनी चाहिए। आपको आपके दिमाग में यह होना चाहिए, रेस इस वक्त लगी हुई है, इस वक्त बच्चों की रेस लग रही है, ठीक है, मुझे इस रेस को जीत कर ही रहना है, ठीक है। रेस में सिर्फ एक ही बच्चे की जीत नहीं होगी, रेस में ज्यादा से ज्यादा, अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 10 बच्चों की रेस होगी, 10 बच्चों की जीत होगी, ठीक है, वो चीज आपको याद रखना है। तो इसलिए आपको क्या करना है, शाबाश, आपको भी कोशिश कर रही है, कोशिश क्या, आपको तो मतलब कॉन्फिडेंस अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जो रेस है ये मैं ही जीतूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए एग्जांपल्स, ऑन फायरिंग ए गन, ऑन फायरिंग, ठीक है, जब आप कोई बुलेट फायर करते हो, ठीक है, फायरिंग करते हो, गन इज पुशड बैकवर्ड्स, गन को क्या होता है, गन इज पुशड बैकवर्ड्स, आपका जो गन होता है वो बैकवर्ड आता है। क्यों आता है बैकवर्ड, शाबाश, ऑन फायरिंग गन इज पुशड बैकवर्ड्स, क्यों गन, इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन, भी फिजिक्स में इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। याद रखना, आपके जेकेपी का जो पेपर है उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन क्यों होता है, ये भी ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक है, याद रखना, रिकॉइलिंग ऑफ गन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्योंकि आप बुलेट को फायर कर रहे हो, ठीक है, आप बुलेट को पुश कर रहे हो, ठीक है, सॉरी, आप बुलेट को पुश कर रहे हो, वहां से वापस जो है ना, वहां से क्या हो रहा है, गन जो है वो वापस आ रहा है आपकी डायरेक्शन में, ठीक है, आप उसको खुद पुल नहीं कर रहे हो, लेकिन वो आपकी डायरेक्शन में आ रहा है। जो बुलेट है, बुलेट आगे की डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन आपका जो गन है वो पीछे की डायरेक्शन में आ रहा है। जितना तेज बुलेट आगे निकल रही है, ठीक है, जिस स्पीड से बुलेट आगे निकल रही है उसी स्पीड से क्या हो रहा है, आपका जो गन है वो पीछे आ रही है, ठीक है। दिस इज टू एवरी एक्शन, यहां से एक्शन क्या हो रहा है, बुलेट आगे जा रही है, वो एक्शन है, गन का वापस बैकवर्ड आना वो क्या है, वो रिएक्शन है। इसलिए टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हेन बोटमैन जंप्स फ्रॉम ए बोट, मानो यहां पे एक बोट है, ठीक है, यहां पे एक बोट है और यहां पे एक किनारा है, ठीक है, समंदर का किनारा है। बोटमैन ने क्या किया, बोटमैन यहां पे इसके ऊपर छलांग मारता है, ठीक है, जंप कर लेता है। जब वो जंप कर लेता है, ये जो बोट है ये पीछे क्यों जाती है, आप देखना, ठीक है, जब आप भी किसी नाले में होंगे ना, ठीक है, तो आप जब मानो जो कोई फ्लोटिंग चीज होगी ना जिसपे आप जंप करोगे, ठीक है, जहां से आप जंप करोगे ना, आप देखना वो जो फ्लोटिंग चीज होगी वो पीछे जाती है और आप आगे आ जाते हो, ठीक है। वो भी किसकी वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। इन ए रॉकेट में क्या होता है, गैसेस आर इजेक्टेड विद ग्रेटर स्पीड फ्रॉम द रॉकेट जो होती है ना, रॉकेट जो ऊपर जाती है हवा में, ठीक है, तो रॉकेट में क्या होता है, गैसेस आर इजेक्टेड विद ग्रेटर स्पीड फ्रॉम द रॉकेट बैकवर्ड्स, यहां से क्या होता है, बैकवर्ड्स, जो रॉकेट से जो गैसेस निकलते हैं ना वो बैकवर्ड्स जाते हैं, ठीक है। ये रॉकेट निकली, इसमें जो गैसेस निकले वो कहां, किस डायरेक्शन में होते हैं, शाबाश, नीचे डायरेक्शन में, बैकवर्ड की डायरेक्शन में वो होते हैं। एंड द रॉकेट इज पुश्ड फॉरवर्ड्स, ठीक है, देखिए गैस नीचे आ रहे हैं, गैस को क्या पुश किया जा रहा है, नीचे किया जा रहा है, और जो गैस को फॉरवर्ड क्या किया जा रहा है, सॉरी,
गैसेस जो हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो रॉकेट है, रॉकेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, गैसेस पीछे आ रहे हैं, रॉकेट आगे जा रही है। ये भी क्या है, तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दूसरा क्या है, शाबाश, स्विमिंग का। स्विमिंग का देख लीजिए आप, स्विमिंग पर्सन पुशेस वाटर बैकवर्ड्स। देखिए जब आप स्विमिंग करते हो, आप वाटर को क्या करते हो, या कोई बोटमैन होता है वो वाटर को क्या करता है, वो वाटर को पुश बैकवर्ड करता है, दिस इज एक्शन। तो रिटर्न में क्या होता है, वहां से वाटर आपको आगे ले जा रही है, वाटर बोट को आगे ले जा रही है, ठीक है। स्विमिंग के दौरान आप वाटर को बैकवर्ड पुश कर रहे हो और वाटर जो है वो आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको आगे पुश कर रहे हैं, ठीक है। आप वाटर को पुल कर रहे हो या आप वाटर को पुश कर रहे हो बैकवर्ड्स, वो जो वाटर है वो आपको आगे की ओर धक्का दे रही है, ठीक है। तो दिस आल्सो टू एवरी एक्शन दैट इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, दिस कैन आल्सो बी एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल, जब आप किसी कुएं से पानी, ठीक है, पानी जब आप किसी कुएं से पानी निकाल रहे हो, ठीक है, तो फिक्सिंग ऑफ नेल ऑन फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम, ये भी क्या है, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर से मैं बताऊंगा, 1000 बार मैं बताऊंगा, आपको नोट करना है इसकी एग्जांपल्स बस, ठीक है। बाकी आपको वेलोसिटी समझ में आई या ना आई, आपको मतलब स्केलर क्वांटिटी समझ में आई या ना आई, लेकिन वहां पे भी आपको जरूर ये याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है, ठीक है। ये चीज भी जरूरी आपको याद रखनी है। तो हो गया आज की क्लास। तो किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है आपके जहन में तो बता देना। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए गुड बाय।